एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना तालीम के हम समाज को बदल सकते हैं, लेकिन जो अभी जिस हालात से और हम गुज़र रहे हैं, इसमें जो हमारी तरजीहात हैं, जाहिर सी बात है बिना भोजन के, बिना खाने के सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। तो पहले हमको भोजन की बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हेल्थ की बात करनी पड़ेगी। बहरहाल तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और आज से नहीं है, हमेशा से है। जब से आपको याद होगा कि हम जब आज़ाद हुए, मेरा टाइम कितना है? 15 मिनट्स। डिमांड पर आपको बढ़ा सकते हैं? नहीं, हाँ कुछ नहीं। आज़ादी के बाद से हमने तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। हर जगह हमारी तरक्की दिखती है। ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टील प्लांट, सब कुछ। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जो आज़ादी के बाद से ही ज़वाल का शिकार है, और उसका स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा है। 90 के दशक में एक बात बहुत कॉमन थी, हर जगह एक बात सुनने को मिलती थी कि हमारे ज़माने में एजुकेशन का स्टैंडर्ड, आज का जो MA पास है हमारे ज़माने के 10वीं पास के साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि उनके ज़माने का जो 10वीं पास था, उसकी जो एबिलिटी थी, वो आज के MA पास जो इंसान है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी एबिलिटी थी। तो एबिलिटी जो है ना, एजुकेशन से डेवलप होती है, और ये मेज़रेबल है, आप इसको मेज़र कर सकते हैं, और यही मयार है कि आपको बताता है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। आज हमारे बीच टीचर्स हजरात की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और हम सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि जो समाज अभी चल रहा है उसमें तब्दीली हो, तब्दीली लाने के लिए हम लोग कोशा हैं। तो दोस्तों, मुझे 21वीं सदी के गांधी नेल्सन मंडेला की याद आती है, जिन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ना, वो सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली हथियार है बदलाव लाने के लिए, एजुकेशन। लेकिन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि एजुकेशन, वो जो हथियार है हमारा, वो बहुत कुंद हो गया है, उस हथियार में धार नहीं रही जो हमारा परफॉर्मेंस है। आज का टॉपिक है मेरा प्रॉब्लम्स इन लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम का सीधा ताल्लुक़ हमारे टीचर हजरात से है, और हम जिस देश में रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, इसमें गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत पुरानी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है वो 2 अलग अलग लेटर से मिल के बना है। गु का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। रू का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। तो गुरु जो है ना, वो अंधकार से आपको रोशनी की तरफ लाता है। मिनस जुल्मात इलन नूर, कौन लाता है? ज्ञान लाता है, नॉलेज लाता है, और ये टीचर के थ्रू होता है। तो आज का ये जो मेरा सेशन है, मैं अपने टीचर हजरात को डेडिकेट करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने वालों की जो संख्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारत में है। एजुकेशन को भी लेकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? भारत में है। दोस्तों, टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है, हमको ये समझना चाहिए। लेकिन लर्निंग आउटकम से पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज हम सब यहाँ पे जमा हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने जो ये 3 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इसके पीछे उनका कुछ मकसद है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन देते हैं, तो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन का एक पूरा सिस्टम है, उसने कोई ऑब्जेक्टिव मुकर्रर किया होगा। आप देखते होंगे टेक्स्ट बुक में अक्सर लिखा होता है कि इस लेसन के थ्रू हम क्या हासिल करना चाहते हैं। टीचर को इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इसको कैसे पढ़ाएं और क्या हासिल करना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे कोई क्लास 1 का स्टूडेंट है, तो हमने ये तय किया कि क्लास 1 का स्टूडेंट जब ये कोर्स को कंप्लीट करेगा,
तो उसको CAT कैट RAT रैट पढ़ना, बोलना और समझ में आना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव हमने तय किया। पूरा जो करिकुलम है वो डेवलप किया, टीचर हजरात को सौंप दिया कि आपको ये बच्चे रहे, ये सिलेबस रहा, ये टीचिंग मेथड रहा, आपको पढ़ाना है। 1 साल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। 1 साल के प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने पहले कहा कि लर्निंग आउटकम जो है वो मेजरेबल है, मेज़र किया जा सकता है। तो 1 साल के बाद हम देखते हैं कि उस बच्चे ने 1 साल जो अपना वक्त बिताया है यहाँ पे, तो क्या हासिल किया, कौन सा नॉलेज हासिल किया, क्या स्किल हासिल किया, हम ये देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है अच्छी तरीके से तो अच्छा रिजल्ट है, और अगर वो नहीं पढ़ पाता है, जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया था उसके मुताबिक बच्चे में वो स्किल और वो नॉलेज डेवलप नहीं हो पाया, तो वो पुअर लर्निंग आउटकम कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ इस देश में, वो देश बहुत वो जो साल था ना, वो बहुत क्रांतिकारी डिसीजंस का साल था। एजुकेशन के सेक्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजंस लिए वो बहुत क्रांतिकारी कहा जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये इंश्योर किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन वो फ्री होगा और कंपलसरी होगा देश में। दूसरी तरफ भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे बच्चों के स्किल को, नॉलेज के लेवल को एवेल्युएट करते हैं, एसेस करते हैं, किसी में हमें भाग नहीं लेना है, किसी में पार्टी नहीं लेना है। वर्ल्ड बैंक जो है हर साल एक स्टडी करती है, वो लर्निंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म है उनका, उसको लर्निंग असेसमेंट प्लेटफॉर्म डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं, जिसके तहत वो पता करते हैं कि किस देश में प्राइमरी एजुकेशन की क्या पोजीशन है। 2009 में इंडिया ने कहा नहीं नहीं, हम तुमको अपने यहाँ नहीं आने देंगे, हम तुमको डेटा दे देंगे, अपने यहाँ नहीं आने देंगे। एक पीसा है, OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्री कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका एक प्रोग्राम है पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। 2009 में हमने कह दिया नहीं, हम आपके असेसमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए कि हमारी जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम तो असेस करेंगे। तो हमारे पास जो अपना डेटा था, NSSO का डेटा था, नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार का है, उसका जो डेटा था, वो डेटा हमने उसको दे दिया। उसके बेसिस पे, उसके बुनियाद पे वर्ल्ड बैंक ने 2019 में एक नए टर्म जो असेसमेंट आया, उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है और भी कंट्रीज़ हैं, तो एक नया टर्म आया दुनिया में, लर्निंग पॉवर्टी। आज तक हम आर्थिक आधार पे गरीब थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की आबादी भारत में है, लेकिन 2019 में एक नया वर्ड आया लर्निंग पॉवर्टी, मतलब शिक्षण के आधार पर गरीबी। उसमें भारत को बताया गया कि 55% प्राइमरी स्टेज के जो लर्नर्स हैं वो गरीबी का शिकार हैं। 55%, आधे से ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दोस्तों, उनका जो असेसमेंट का क्राइटेरिया था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, वो सिर्फ 10 साल के बच्चे का वो एक सिंपल स्टोरी को रीड करने की सलाहियत को असेस करना चाहते थे। उसमें आप 55% बच्चे जो है वो फेल कर गए। और एक और नया टर्म आया, आपने BPL सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, आर्थिक आधार पे। अब ये आया बिलो मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के 54% बच्चे, अगर हम आर्थिक टर्म की बात करें तो वो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बिलो मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन, जो 2005 से हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस को मेज़र कर रही है और एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं असर, एनुअल स्कूल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर। ये जो असर है ना,
इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है और इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए जो उसकी कोशिशें हैं वो इतनी दुनिया में सराही गई है कि उसकी सीईओ को इसी साल 28 सितंबर को एजुकेशन के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ कहा जाने वाला येडान प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। उसकी जो रिपोर्ट है, मैं बस 2-3 डेटा आपके सामने रखूँगा। क्लास 2 में जो क्लास 2 के बच्चे किताब पढ़ते हैं, तो उसने अपने स्टडी में पाया कि क्लास 3 के 72% बच्चे क्लास 2 के बुक का एक सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। क्लास 3 के 72% बच्चे सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। और क्लास 5 के 51% बच्चे, मतलब क्लास 4 भी नहीं, क्लास 5, मतलब आधे से ज़्यादा क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 के बुक का सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। तो जो बच्चे क्लास 2 का 5वीं क्लास के बच्चे क्लास 2 का सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी मैथमेटिकल साइंस की एबिलिटी और ह्यूमैनिटीज़ की एबिलिटीज़ का आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लास 1 के 84% बच्चे अपनी किताब में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको नहीं पढ़ पाते और 60% बच्चे इवन लेटर नहीं पहचानते हैं। वो इंग्लिश का नहीं, अपनी मातृभाषा का जो मदर टंग है उसका 60% बच्चे लेटर नहीं। अगर वो हिंदी का स्टूडेंट, मराठी का स्टूडेंट है तो आप बक और नहीं पहचान पाता है। और क्लास 5 के 72% बच्चे जो हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब असर कहाँ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका असर जो हो रहा है ना, इसका जो रिजल्ट है हाई ड्रॉप आउट। बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार नेशनल अचीवमेंट सर्वे करती है, एनसीईआरटी एक सर्वे कंडक्ट करती है। एनसीईआरटी ने अपने सर्वे में ये पाया कि हर साल बच्चे प्रमोट तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वो हर साल आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए क्लास में संघर्ष करते नज़र आते हैं, इसलिए कि पिछला जो है जो उनका फाउंडेशन है वो बना ही नहीं। हर दिन वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका नतीजा ये होता है हाई ड्रॉप आउट जब होता है, जब स्कूल बच्चे, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो 6.2 है। 8 साल की जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी वो पूरी नहीं कर पाते। 6.2 पे वो कहते हैं कि मतलब हो गया। तो अब ये बच्चे जाते कहाँ हैं? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे जाते हैं क्राइम की दुनिया में। ये बच्चे जाते हैं कहाँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम जानते हैं कि वो वहाँ जो मजदूर है वो पहले से खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है। हम लोगों ने असंगठित कामगार पे काम किया है, हम बखूबी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी उनको बिल्कुल नहीं है। और जो एमपीजे असंगठित कामगार के बीच काम करके कि उनकी ज़िंदगी का जो पॉवर्टी साइकिल है, गरीबी चक्र को तोड़ना चाहती है, वो टूट नहीं पा रहा है। जो एजुकेशन से इतने बड़ी तादाद में जो बच्चे आ रहे हैं वो सब उसी का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने एक सिस्टम बनाया, करिकुलम डेवलप किया, सब कुछ दिया। राइट टू एजुकेशन आपके यहाँ इंट्रोड्यूस किया। राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद कहा कि जो असेसमेंट है, असेसमेंट का जो आपका पुराना तरीका था, समेटिव असेसमेंट, एग्जामिनेशन बेस्ड, ये आउटडेटेड हो गया है, इसको ख़त्म करो। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको ला के दिया कि हर दिन हर समय टीचर को अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, ताकि वो बच्चा वेस्ट ना जाए, वो आपके काम का बना रहे। लेकिन हम कहाँ हैं? रिजल्ट कहाँ है? राइट टू एजुकेशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म दिया, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन सिस्टम, जो आपको बताता है कि आपके बच्चे की अभी मतलब हकीकी हालत क्या है। लेकिन क्या हो रहा है? हमारे टीचर हजरात क्या करते हैं? हमारे टीचर हजरात क्या ईमानदारी के साथ CCE भर रहे हैं? नहीं भर रहे हैं। तो हमको जो सबसे पहले
हमको जो सबसे पहले हमारे सामने माफ़ कीजिएगा, मैं कल्प्रिट का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, शायद ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए, लेकिन जो सबसे वो जो नज़र आते हैं वो टीचर हज़रात नज़र आते हैं। उनके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से पता है कि क्या हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीचर्स के बीच कुछ मिली भगत है। बहरहाल तो ये अभी हमारे सामने हालत है। तो अब इसमें क्या करना है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, 10,000 रुपये कमाने वाले होते हैं। हमारे जो टीचर हजरात हैं प्राइमरी स्कूल के 80,000 रुपये तनख्वाह होती है। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा पावर गैप है। वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उठ के खड़ा हो और टीचर के सामने बोले कि हमारे बच्चों की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस क्या है, क्यों है, किस वजह से है। हमारे सामने SMC है और भी चीज़ें हैं। अभी जो इस कैंपेन में डिटेलिंग होगी उस पर इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर होंगे वो आपके सामने रखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो वो अभी टारगेट है एजुकेशन को लेकर के, वो बहुत वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो 80,000 कमाने वाले टीचर के सामने खड़ा हो सके। बहुत बड़ा पावर गैप है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और जैसे हमारे यहाँ जो MPJ काम करती है अवेयरनेस का, लोगों को जमा करने का, कल बात हो रही थी ई की, यहाँ लोगो है ई। हाँ, मैं कहता हूँ कि इसमें 3 ई है, ठीक है ना, 3 ई है। तो ये लोगों की समस्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंगेज द सोसाइटी, जिसकी समस्या है उसको इंगेज कीजिए आप, एजुकेट देम एंड एम्पावर देम, ठीक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरा समय समाप्त हो गया है और जो बाकी बचा है वो हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगे।